नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने प्राचीन भारत के सोर्सेस को कवर किया था। अब इस टॉपिक के बाद हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हड़प्पा सभ्यता। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आप सभी के साथ कुछ सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे। उसके बाद सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण, जिसमें कि अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग मत रहे हैं। काल निर्धारण के बाद हम लोग सिंधु सभ्यता का विस्तार देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक सिंधु सभ्यता का विस्तार रहा है। विस्तार के बाद हम लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे, कौन कौन लोग आए थे, कहाँ से आए थे, उसके बारे में समझेंगे। तत्पश्चात सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन देखेंगे। उसके बाद सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक था, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन देखेंगे और उसके बाद सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन के बारे में भी देखेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में देखेंगे हम लोग। मृदभांड किस तरह के थे, क्या उपयोग किए जाते थे। सिंधु सभ्यता में दोस्तों हम लोगों को बहुत सारी मोहरें भी मिली हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। सिंधु सभ्यता में व्यापार वगैरह, व्यवसाय कैसा क्या था, उसके बारे में देखेंगे। और आखिरी में सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तो वो कैसे हुआ, क्या कारण, किस किस ने क्या कारण दिए हैं, उसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है उसको मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नगर जो हैं उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतकांगीडोर इत्यादि। तो जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें आप लोग इन सभी नगरों के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से कहाँ से, किस जगह से उत्खनन में क्या चीज़ें हमको साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई हैं वो देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब ये 3 नाम किस तरह से पड़े? तो दोस्तों, प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा की खोज हुई थी। तो यहाँ पर आपको मैं आपको मैप में लोकेट करके बता रहा हूँ। पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा की खोज हुई थी। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो आपको एक ये नदी बीच में दिखाई दे रही होगी, जो कि इंडस, हिंदी में हम लोग उसको सिंध नदी कहते हैं। तब यह सोचा गया कि अनिवार्यतः ये सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। दोस्तों, उस समय केवल शुरू में ये 2 नगर उत्खनन से प्राप्त हुए, सबसे पहले हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो उत्खनन से हमको मिला। तो उस समय ये सोचा गया कि ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। इसीलिए दोस्तों, इस सभ्यता को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम इसको दे दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल से संस्कृति का पता चला था हमें। इसका केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंध घाटी में पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको जो सिंध नदी बताई है, तो ये इसका मुख्य स्थल रहा है जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है शहर प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता के। दोस्तों, इसके बाद हमने ये देखा कि सन 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने पंजाब के कहाँ पर? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया। कहाँ पर? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ईयर भी याद रखना है। सन 1921 में
किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, है ना। किसके द्वारा ये अन्वेषण किया गया? सर दयाराम साहनी के द्वारा ये अन्वेषण किया गया और हमें किस नगर की प्राप्ति हुई? हड़प्पा नगर की प्राप्ति हुई। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम इस सभ्यता को किसने नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने इसको ये नाम दिया। दोस्तों इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं और अधिकांश स्थल जो हैं कहाँ पर हैं दोस्तों? ये गुजरात में है। दोस्तों इस सभ्यता को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल निर्धारण किया है। दोस्तों जैसे सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व ये उन्होंने बताया है कि ये इसका काल रहा होगा। सर अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण किया है। माधव स्वरूप वत्स ने इसका काल निर्धारण 3500 से 2700 ईसा पूर्व किया है और सीजे गैड ने इसका काल निर्धारण किया है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण किया है और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण किया है। लेकिन दोस्तों जो हमारी कार्बन C14 की पद्धति होती है, जिसके द्वारा जो ये रेडियो कार्बन पद्धति होती है, जिसके द्वारा कि ये काल निर्धारण किया जाता है, इसका जो सर्वमान्य जो है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये ज़्यादातर विद्वानों के द्वारा ये काल निर्धारण माना गया है। क्या है? वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक रहा है। तो दोस्तों इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में देखा गया है। इस सभ्यता का सर्वाधिक जो पश्चिमी पूरा स्थल जो देखने को मिला है वो है सुत कांगेडोर। कौन सा है दोस्तों? सुत कांगेडोर। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को भी ये नाम शुरू में डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद तो करना ही पड़ेगा। जो पश्चिमी पूरा स्थल हमको देखने को मिला है वो कौन सा रहा है दोस्तों? सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिला है। अगर हम बात करें पूर्वी पूरा स्थल की तो वो रहा है आलमगीरपुर, जो कि देन अगर हम उत्तरी पूर्व स्थल की बात करें तो जम्मू में मांडा रहा है और दक्षिणी पूरा स्थल जो रहा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिला है। तो आप लोगों के चारों नाम याद रखना पड़ेंगे। पश्चिम में सुत कांगेडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में ये दैमाबाद देखने को मिला है। तो दोस्तों ये तो था सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें ये देखना पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन लोग रहे हैं। तो जो भी हमको साक्ष्य मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की जनसंख्या क्या थी? एक मिश्रित प्रजाति थी, है ना। तो ये एक मिश्रित प्रजाति थी और दोस्तों हमें यहाँ पर 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड्स। आमतौर पर ये देखा गया है कि ये लोग मुख्यतः कहाँ से थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। तो दोस्तों ये तो था कि कौन कौन लोग जो थे जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें 4 मिश्रित प्रजातियां देखने को मिली हैं। चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें समझना कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। चूंकि दोस्तों जब उत्खनन से जो हमें शहर प्राप्त हुए हैं तो वहाँ से हमको उनके बारे में ये पता पड़ा कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था थी, कैसी सड़कें थी, किस तरह के मकान देखने को मिले। यहाँ पर छोटे मकान भी मिले हमको देखने को और बड़े भवन भी देखने को मिले। तो कैसी व्यवस्था थी, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो यहाँ पर एक टीला देखने को मिला है जो कि नगर या आवासीय क्षेत्र के
लोग यहाँ पर रहते थे। आप ये कह सकते हैं कि जो आम लोग होते थे वो यहाँ पर रहा करते थे। जो पश्चिम दिशा में जो हमको टीला देखने को मिला है उसको ऐसा माना गया है कि भाई ये दुर्ग हुआ करता था। तो पूर्व क्षेत्र में हमने क्या देखा कि वहाँ आवासीय लोग रहते थे, है ना, जो आप बोल सकते हैं कि नगरीय लोग थे। और हमें पश्चिम दिशा में क्या मिला, दुर्ग या गढ़ी देखने को मिली है। अब एक और चीज दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिली है कि ये नगर के चारों ओर किलेबंदी, यानी आप उसको प्राचीर भी कह सकते हैं, तो लोगों ने उस समय किलेबंदी भी करने की कोशिशें करी थी। तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक पश्चिम में एक दुर्ग, एक गढ़ी और पूर्व में आवासीय लोगों के रहने के लिए व्यवस्थाएं थी। साथ में चारों तरफ प्राचीर या किलेबंदी करने की भी कोशिशें की गई थी। दोस्तों यहाँ पर सड़कें और जो गलियां थीं वो एक निर्धारित योजना के अनुसार जो है निर्मित की गई थीं। जो मुख्य मार्ग होते थे दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते थे। तो देखिए एक खास व्यवस्था बनाई गई थी कि जो मेन रोड थे, जो मुख्य सड़कें थीं, वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे। और बहुत एक खास बात थी कि एक दूसरे को वो सड़कें जो थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और एक ये जाल जैसा प्रतीत होता था। तो दोस्तों ये एक हमें बहुत खास व्यवस्था देखने को मिली हमें यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत और ख़ास बात देखने को मिली सिंधु सभ्यता में। वहाँ की जो नालियाँ थीं, ये जो जल निकास प्रणाली थी, ये एक बहुत विशेष प्रकार की थी। नालियाँ ईंटों तथा पत्थरों से ढकी होती थी। तो दोस्तों हमको ये देखने को मिला कि ये जो नालियाँ थी, है ना, इनके निर्माण में ईंटों और मोल्टार का प्रयोग और कभी कभी जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। तो दोस्तों नालियां ढकी हुई हमको देखने को मिली और इनके निर्माण में ईंट और मोल्टार और कभी कभी जिप्सम का उपयोग भी देखने को मिला है। जो घरों से जो जल निकासी होती थी दोस्तों, उनमें मोरियां होती थी जो मुख्य नालियों में गिरा करती थी। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है। जो आज हमारे यहाँ पर शहरों में हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वही देखने को हमको उस समय भी मिली। तो जो हमारे प्रमुख नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अन्य और जो मुख्य नगर पाए गए हैं, यहाँ पर दोस्तों पकाई गई ईंटों से का प्रयोग किया गया है। और कालीबंगा, रंगपुर नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये दो नगर आप लोग विशेषकर याद रखिएगा कि कालीबंगा और रंगपुर, ये जो दो नगर देखने को मिले हैं, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं भवन की, तो ये विशेषकर हमको तीन प्रकार के देखने को मिले हैं। एक तो थे जो आम लोग रहते थे जिनको आवासीय भवन बोला गया, दूसरे हमको कुछ विशाल भवन देखने को मिले हैं, और तीसरे हमें इस तरह के जो कि आम लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे कि स्नानागार हो गए या अन्नागार हो गए, जहाँ के अन्न को स्टोर किया जाता था, या स्नानागार जैसे कि हम लोगों को एक ग्रेट बाथ मिला है, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, जिसका आकार बहुत विशाल था। मकानों में हमको क्या देखने को मिला है कि एक रूपता थी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोगों के मकान अलग अलग प्रकार के थे। सभी जगह हमको एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार देखने को मिला है। दोस्तों घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि वो पीछे की ओर खुलते थे। तो ये खास व्यवस्था की गई थी कि जिससे क्या होगा कि जो सड़कों में जो हवा से जो भी धूल मिट्टी उड़ेगी वो मुख्य दरवाजे से नहीं आएगी, तो हमने दरवाजों को पीछे कर लिया। ऐसा एक आकलन किया गया है कि ये कारण रहा होगा। तो दोस्तों मकान ज़्यादातर छोटे देखने को मिले हैं, जहाँ 4 से 5 कमरे ही होते थे, लेकिन कुछ बड़े आकार के भवन भी हमें देखने को मिले हैं जिसमें के 30 कमरे तक देखने को मिले हैं। और ये दोस्तों ये 2 मंजिले भवन भी रहे हैं। तो ये हमने देखा दोस्तों कि ये भवन निर्माण किस तरह का था। दोस्तों अब हम लोग सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था भी देखते हैं। कैसी थी सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था? तो दोस्तों
सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था हमको जो भी उत्खनन से अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी। तो मात्र देवी की पूजा और जो मोहरों पर जो हमें अंकित चित्र देखने को मिले हैं उससे ये पता चलता है या सिद्ध होता है कि यहाँ की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। दोस्तों, नगर नियोजन हमने अभी देखा कि कैसा था नगर नियोजन। जो मकानों के आकार थे उससे ये प्रतीत होता है कि समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, जैसे कि पुरोहित भी थे, पंडित यानी व्यापारी थे, शिल्पी वर्ग भी था, अधिकारी भी थे, श्रमिक थे, तो इन सभी में ये विभाजित था। दोस्तों, एक और हमको उत्खनन से एक बात और सिद्ध होती है कि ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, ये लोग शांति प्रिय अधिक थे, क्योंकि इस तरह के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे कि ये प्रतीत हो कि इस सभ्यता के लोगों ने अपने सभ्यता के विस्तार हेतु युद्ध भी किए हों। दोस्तों, इस सभ्यता के लोग दोनों ही थे, वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। वो लोग भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों आदि, इसके अलावा गाय, सुअर, बकरी का मांस आदि भी वो लोग खाते थे। तो आपको ये जरूर याद रखना है, गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, ये आपको बिल्कुल रट लेना है कि इनका वो लोग प्रयोग करते थे अपने भोज्य पदार्थों में। दोस्तों, वस्त्रों में वो सूती एवं ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। हमें इस तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे कि ये सिद्ध होता है कि वे लोग सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे। दोस्तों, इसके अलावा वो लोग आभूषणों का भी प्रयोग करते थे, ज्वेलरी का प्रयोग भी करते थे। इसके अलावा वो लोग मनोरंजन भी करते थे। मनोरंजन में वो लोग पासे का खेल खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे और पशुओं की लड़ाई भी करवाते थे। पशुओं की लड़ाई भी हमको देखने को मिली, इस तरह के साक्ष्य भी हमको देखने को मिले हैं कि वो लोग पशुओं की लड़ाई भी कराते थे, इससे भी उनका मनोरंजन होता था। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर यहाँ पर देखने को मिले, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग धार्मिक उत्सव और समारोह भी मनाया करते थे। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो भी उत्खनन से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ये पता पड़ता है कि उनकी विचारधारा जो थी वो कैसी थी। दोस्तों, मात्र देवी आधारित थी, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जिससे कि हमें पता पड़ता है कि वो लोग पुरुष देवता जैसे कि पशुपतिनाथ, इनकी पूजा भी करते थे, लिंग योनि की पूजा, इसके अलावा वृक्ष प्रतीक भी देखे गए हैं, जल की पूजा भी की जाती थी। इसके अलावा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक सील भी मिली है हमें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक 3 मुख वाला व्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा है हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। दोस्तों, बाईं ओर एक गैंडा बैठा है और एक भैंसा है, दाईं ओर एक हाथी है, एक व्याघ्र है और एक हिरण है। इस मूर्ति को, इस आकृति को पशुपति शिव का रूप माना गया है, जो कि ये हमको एक सील में देखने को मिला है। दोस्तों, ये फोटो मैंने यहाँ पर दिया है सील का, जो कि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात हमको देखने को मिली है कि हड़प्पा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से दोस्तों? याद रखिएगा, हड़प्पा से। अभी अगले लेक्चर में मैं आपके साथ विभिन्न शहरों को भी डिस्कस करूंगा, तो वहां पर भी ये दोनों बातें हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा से दोस्तों एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ देखा गया है, जिससे दोस्तों ये प्रतीत होता है कि ये लोग धरती की उर्वरता देवी, धरती को ये लोग क्या मानते थे कि उर्वरता की देवी है और उसकी पूजा भी करते थे। दोस्तों, प्राप्त साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि ये लोग स्वास्तिक, चक्र और सूर्य की पूजा भी करते थे। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा कि वो लोग किन किन से धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उनके आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी
कृषि आधारित तो थी ही, साथ साथ में वो लोग पशुपालन पर भी ध्यान देते थे। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष, ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिससे कि ये सिद्ध होता है कि वो लोग विदेशों से भी आयात निर्यात करते थे। साथ में हमें यहाँ से 9 प्रकार के फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं, उनकी पहचान की गई है, जिनमें चावल, जो कि ये देखने को मिला है कि ये ज़्यादातर हमें गुजरात और राजस्थान के स्थलों में रहा है। गेहूं की हमें दोस्तों 3 किस्में मिली हैं, जौ की 2 किस्में मिली हैं। इसके अलावा खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि इनका भी ये लोग प्रयोग करते थे। लेकिन सैंधव सभ्यता के जो मुख्य खाद्यान्न के रूप में देखने को मिला है वो क्या था? गेहूं और जौ। तो आपसे पूछा जाए मुख्य खाद्यान्न क्या था सिंधु सभ्यता का, तो वो क्या था दोस्तों? गेहूं और जौ। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि गेहूं की हमें कितनी किस्में मिली हैं? 3 किस्में प्राप्त हुई हैं। और जौ की कितनी किस्में प्राप्त हुई हैं? 2 किस्में प्राप्त हुई हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों कृषि के लिए, खेती करने के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग किया गया है। उस समय लोहे के हल के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों हल के लिए लकड़ी का प्रयोग, लेकिन अगर कटाई करनी होती थी तो उसमें पत्थर के हंसियों का प्रयोग देखने को मिला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात एक देखने को मिली है कि इस समय जो कपास, कॉटन जो होती है, वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही उत्पन्न करने का श्रेय दिया जाता है। कपास जो है उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पशुपालन की। तो दोस्तों ये लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि, है ना, इन सभी जानवरों को पालते थे। लेकिन विशेष बात क्या देखने को मिली है कि जो कुबड़ वाला सांड होता था वो इनके समय में विशेष महत्व रखता था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शिल्प और तकनीक की। तो ये लोग दोस्तों पत्थर के अनेक प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे, क्योंकि अभी लोहे का हमको इस्तेमाल देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा बनाते थे और उनके औजार या बर्तन वगैरह देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये जो तांबा था वो कहाँ से? राजस्थान की खेतड़ी जो खदान है, माइन है, वहाँ से। टिन जो है ये अफगानिस्तान से बुलाते थे। सोना चांदी जो है ये भी अफगानिस्तान से बुलाया जाता था। रत्न जो है दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये तांबा कहाँ से आयात करते थे? तो राजस्थान की खेतड़ी से, वहाँ पर खदान है। टिन कहाँ से बुलाते थे ये लोग? तो ये लोग अफगानिस्तान से बुलाते थे। सोना चांदी भी अफगानिस्तान से ही बुलाया जाता था। तो दोस्तों इस काल में कुम्हार के चाक का भी प्रयोग हमको देखने को मिला है। तो उस चाक से क्या बनाए जाते थे? मृदभांड बनाए जाते थे। और उनकी बहुत खास बात थी कि मृदभांड चिकने और चमकीले होते थे। दोस्तों ये तो था उनके आर्थिक जीवन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और सिंधु सभ्यता की लिपि, स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो डेसिफर्ड नहीं है, मतलब वो आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। उस लिपि को हम लोगों ने भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक कहा है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और विशेष बात थी कि दाईं से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, है ना। और ये चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी। दोस्तों इस समय बाट और माप का प्रयोग भी देखने को मिला है। और जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में देखने को मिली है, 16, 64, 160 इत्यादि। दोस्तों ये जो बाट थे ये घनाकार भी थे, बेलनाकार थे, शंक्वाकार आकृति में देखने को मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना, मतलब स्केल भी मिला है। तो दोस्तों याद रखना होगा कि मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ और लोथल से हाथी दांत का पैमाना हमको प्राप्त हुआ है। तो ये माना गया है कि इनका प्रयोग जो है लंबाई मापने में ही किया गया। दोस्तों हम बात करते हैं मृदभांडों की। तो हड़प्पा
भांडों पर आमतौर से हमको क्या देखने को मिले हैं, वृत्त या वृक्ष की आकृतियां देखने को मिली हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि चिकने और चमकीले होते थे और कुम्हार और चाक का प्रचलन भी उस समय काफी हो चुका था। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोहरों की। तो दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई है मोहरें, वो उनकी संख्या 2000 से भी ज़्यादा है। इनमें अधिकांश मोहरें जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, जो कि लगभग 500 के आसपास रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकांश मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों अधिकांश मोहरें लघु लेखों के साथ साथ उनमें हमें सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी, इनकी आकृतियां देखने को मिली हैं। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक किसका उपयोग किया गया है, तो वो सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो सील्स प्राप्त हुई हैं, जो मुहर प्राप्त हुई हैं, इनको बनाने में अधिकांश तक किसका प्रयोग किया गया है, तो वो है सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। लेकिन लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, और ये जो मोहरें थी ज़्यादातर बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार देखने को मिली हैं। चलिए दोस्तों, ये तो था मोहरों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये व्यापार की बात अब हम लोग कर रहे हैं, तो कहाँ से ये लोग क्या आयात करते थे, तो देखिए आप, टिन ये लोग ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान से आयात करते थे। तांबा हमने अभी भी देखा कि ये लोग राजस्थान में जो खेतड़ी की खदान है, आज भी हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, वहाँ से आयात करते थे। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। सोना भी अफगानिस्तान से बुलाया जाता था। कुछ हद तक हम लोग फारस से भी बुलाते थे। और सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आयात किया जाता था। और जो सेल खड़ी थी वो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आयात की जाती थी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कहाँ से क्या आयात करते थे, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, पूछा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो दोस्तों यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था उसके बारे में विद्वानों के जो है मत वो अलग अलग रहे हैं। इसीलिए ये जो प्रश्न है कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ये एक जटिल समस्या है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी कि किस विद्वान ने क्या अपना मत दिया, कि क्या कारण था, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ था। तो अगर हम बात करें गार्डन चाइल्ड और व्हीलर की, तो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ बाह्य या आर्यों के आक्रमण हुए हैं, उसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। दोस्तों जॉन मार्शल और एसआर राव ने बताया था कि बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। आरएल स्टाइन और एएन घोष ने बताया था कि जलवायु परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दोस्तों एमआर साहनी ने कहा था कि भूतात्विक परिवर्तन हुए। जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। और कैनेडी साहब ने कहा कि प्राकृतिक आपदा आई थी और उसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो दोस्तों ये तो थे अलग अलग विद्वानों के बताए हुए कारण कि क्या कारण थे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो दोस्तों ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हमने देखा कि उनका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, है ना, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या मोहरें थी, कैसा व्यापार, कहाँ से क्या आयात करते थे। तो दोस्तों ये आज का मेरा लेक्चर था। दोस्तों आशा है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा पार्ट 2 रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही रहेगा वो। उसमें हम लोग विभिन्न नगर जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, और यहाँ पर क्या विशेष साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपने घरों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।